हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूकेपीएससी जेई का जिनका इंटरव्यू है सिविल इंजीनियरिंग के रेस्पेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी है आपकी और किस तरीके से हम इसको फ्रेम कर सकते हैं और थोड़ा बहुत दिमाग चला के कैसे हम अपने इंटरव्यू को सक्सेसफुल बना सकते हैं आपके। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपसे लगभग 12 क्वेश्चन टेक्निकल के आसपास पूछे जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन कैसे आप रिस्पॉन्स करते हो आप। अगर आप क्वेश्चन के अच्छे आंसर देते हो तो आपसे हो सकता है आपसे 10-12 भी पूछे जाएं, हो सकता है ज्यादा ही पूछे जा सकते हैं आपसे। और अगर आप आंसर्स गलत देते हो, बहुत बेसिक का जवाब गलत देते तो हो सकता है आपका 2-4 क्वेश्चन पूछ के आपका इंटरव्यू वहीं पे क्लोज हो जाए आपका। तो थोड़ा सा माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ के जाना है ताकि आपको क्या कर पाए, इंटरव्यू आपका सक्सेसफुल के कन्वर्ट हो आपका और आप अच्छे मार्क्स वगैरह लाएं उसमें। तो जैसे कि हमने आपको बोला था कि हम टेक्निकल डिस्कशन करेंगे सेकंड नंबर वाली वीडियो में, तो वो हम आज कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीजें करनी है आपको। बेसिक्स आपको बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। बेसिक्स का मतलब मेरा ये है, आपसे डेंसिटी क्या होता है, आपका प्रेशर कैसे मेजर करते हो, कुछ बेसिक बातें जो है ना आपकी वो आपको आनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि कभी भी सडन में पूछा जा सकता है आपसे। तो वो सबको आपको पहले से बहुत आता है, जिसकी थोड़ी परेशानी है तो आप उसको तैयार कर सकते हो आपको। तो बेसिक्स यूनिट्स का बेसिक्स वगैरह होता है आपका, डिफरेंट चीजों को कैसे मेजर कर सकते हो आप, रिलेशनशिप होते हैं डिफरेंट डिफरेंट आपके, उनको आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके अलावा डिफरेंट टेस्ट जो है ना आपके, वो आपको आने चाहिए बहुत अच्छे से आपके। जो आपके टेस्ट वगैरह होते हैं आपके, लेबोरेटरी टेस्ट या फील्ड टेस्ट वगैरह। और आप जानते हो कि टेस्ट वगैरह मेरे जो होते हैं जनरली कौन कौन से सब्जेक्ट्स में होते हैं आपके, जैसे आपके बीएमसी में काफी टेस्ट होते हैं आपके, आपके एफएम में टेस्ट होते हैं आपके, सॉइल मैकेनिक्स में टेस्ट होते हैं आपके, हाईवे में काफी टेस्ट होते हैं आपके, एनवायरमेंट में भी टेस्ट होते हैं। तो इनमें से आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे बीएमसी वाले टेस्ट जो है वो आप पढ़ सकते हो अच्छे से, वो पूछने की पूरे पूरी चांसेस हैं। एफएम वाले टेस्ट आप छोड़ सकते हो, एफएम के टेस्ट पूछने की पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा हमें दिमाग चलाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और सॉइल के टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर है आप जानते हो सॉइल पे रेजिस्ट करता है आपका, तो वो आपको आने चाहिए अच्छे से। इसके अलावा हाईवे के टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर डिपार्टमेंट जो आपको हायर कर रहे हैं ना आपके, वो रोड्स वगैरह पे काम करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो आना चाहिए आपको अच्छे से, ठीक है। एनवायरमेंट के टेस्ट आप हटा सकते हो अभी फिलहाल, नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि एनवायरमेंट के टेस्ट पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। कुछ बेसिक्स वगैरह आप याद कर सकते हो, यूनिट्स के बारे में जो होते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट यूनिट जो लगती हैं ट्रीटमेंट प्लांट में, सीवेज प्लांट में, उनके बारे में आप थोड़ी सी अच्छी जानकारी रख सकते हो। इसके अलावा अगर आप देख रहे होंगे तो किसी में भी टेस्ट वगैरह होते नहीं, तो थोड़ा सा इसको दिमाग चलाना है, इनको अच्छे से पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। मैं वापस चलता हूं आपका भी, ठीक है। तो ये पढ़ने हैं आपको अच्छे से, मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है आपको। और पॉसिबिलिटी है कि टेस्ट वगैरह आपसे पूछे जाएं और उसी में आपका पूरा इंटरव्यू चले आपका, डिपेंडिंग अपॉन कैसे आप रिस्पॉन्ड करते हो आपके। इसके अलावा यार हमारे पास सब्जेक्ट काफी सारे हैं, तो आज हम इन 4 सब्जेक्ट को डिस्कशन करेंगे अच्छे से। बीएमसी, सॉलिड मैकेनिक्स, सॉइल और एस्टिमेशन को डिस्कस करेंगे और इसके टॉपिक्स को कट शॉर्ट करेंगे और देखेंगे कौन कौन से टॉपिक इसमें से पढ़ सकते हैं आप। इसके अलावा कुछ बेसिक्स हर सब्जेक्ट का मैं आपको ऊपर ऊपर से ओवरव्यू करवाऊंगा आपको, ताकि आप उन्हें रेडी करिएगा, ठीक है। तो पहले तो देखो यार, ये सारे दिख रहे हैं आपको, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं हमारे सिविल इंजीनियरिंग के लिए एज पर द डिप्लोमा पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से कौन कौन से सब्जेक्ट्स को एलिमिनेट कर सकते हो, पहले तो हम वो देखते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं यहाँ पे। देखो, स्टील स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है आपकी, तो स्टील स्ट्रक्चर को आप छोड़ सकते हो, ठीक है। बस बेसिक थोड़ा सा आपको आना चाहिए स्टील स्ट्रक्चर का, बाकी आप इसको पूरे के पूरे सब्जेक्ट को एलिमिनेट कर सकते हो आप इसको, ठीक हो गया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को आप अभी के लिए फिलहाल इसको हटा सकते हो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टेक्निक्स क्या क्या होती हैं, जैसे आपको पता है सीपीएम क्या होता है, पर्ट क्या होता है आपका, कैसे आप प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना सकते हो, टाइम पीरियड में खत्म कर सकते हो और बहुत अच्छे से इसको करवा सकते हो, ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो थोड़े बहुत जो टेक्निक्स होती हैं सीपीएम, पर्ट वगैरह, इनके बारे में बेसिक नॉलेज करके सब्जेक्ट को भी एलिमिनेट कर सकते हो आप, ठीक है जी। तो 2 सब्जेक्ट देखो हमारे यहाँ पे कम हो गए, ठीक है। एनवायरमेंट की अगर मैं बात करता हूं, तो एनवायरनमेंट में आपको क्या करना है, डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लांट्स में जो डिफरेंट यूनिट्स होते हैं आपके, उनके बारे में बेसिक आइडिया रख सकते हो आप इसको। पूरे टेस्ट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए और वहां पे पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है आपकी, ठीक हो गया आपका। तो इसको भी हमने बहुत कट शॉर्ट कर दिया, ठीक है। हाइड्रोलॉजी की बात करते हो तो इसको पूरा एलिमिनेट कर सकते हो आप, ठीक है। इरिगेशन की बात करते हो तो इसको भी कट शॉर्ट कर सकते हो आप काफी हद तक। इरिगेशन की बात करें तो इसमें कैनाल्स के बारे में पढ़ सकते हो आप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैम्स के बारे में पढ़ सकते हो आप, ठीक है। आपके जो डिफरेंट सीजन वगैरह होते हैं वो सब छोड़ सकते हो आप चाहे तो। और इरिगेशन के डिफरेंट टेक्निक्स क्या क्या होती है, इसको आप ओवरव्यू कर सकते हो अच्छे से आप, ठीक है। और कौन सी वाले क्रॉप्स के लिए कौन से यूज कर सकते हो, ये पूछने की थोड़ा थोड़ा पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है, हालांकि फिर भी आप थोड़ा बहुत इसको आइडिया थोड़ा सा रख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो
आपका ओसीएफ वाला पोर्शन आप छोड़ सकते हो, पूरा का पूरा पोर्शन, इससे क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है। मशीन्स के बहुत बेसिक आप कर सकते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स क्या क्या होती हैं आपकी, ठीक है, उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है आपका, हाई हेड पे कौन काम करता है, स्पेसिफिक स्पीड किसकी ज्यादा होती है, इन चीजों पे आप ध्यान रख सकते हो आज। इसके अलावा आपका जो दूसरा वाला पार्ट है, एक तो टर्बाइंस वाला पार्ट हो गया, पंप्स वाले पार्ट में कौन कौन सी मशीन यूज करते हैं, बहुत बेसिक चाहिए आपको, डेप्थ में नहीं चाहिए आपको, ठीक है। इसके अलावा सर्वे की बात करते हो, सर्वे को भी आप कट शॉर्ट कर सकते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वे कौन कौन से होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में थोड़ा सा रख सकते हो, माइनर इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, मेजर इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, एडवांस इक्विपमेंट्स, एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका, ठीक है, इसमें हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट में मैं आपसे रेलवे और एयरपोर्ट दोनों छुड़वा देता, बट जैसे कि आप जानते हो कि हमारे यहाँ पे रेलवे की काफी बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है आपका, ठीक है, आप जानते हो यार, पोटेंशियली काम चल रहा है बहुत हाई उस पे, ठीक है। और जो ये आपकी ऋषिकेश से और जो करंट तक की रेल परियोजना है हमारे लिए बेस्ट प्रोजेक्ट होगा, हमारे स्टेट के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट कह सकते हैं आपको, तो इसलिए क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी है पूरी। हाईवे की बात कर रहे हो तो रोड्स का काम हमारा बहुत हाई लेवल पे चल रहा है उत्तराखंड में, बहुत सारे प्रोजेक्ट पास हुए हैं सेंटर से, स्टेट से, उन पे भी काम चल रहा है, तो ये भी पूछने की पॉसिबिलिटी है। एयरपोर्ट को आप हटा सकते हो पूरा का पूरा, ठीक है यार। नेक्स्ट बात करते हैं सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन वाले पार्ट पे, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, तो इसको मैं अभी छोड़ रहा हूं। सॉम में आप एलिमिनेट कर सकते हो, इसको भी हम आज डिस्कस करेंगे। बीएमसी आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीएमसी और सॉइल, ध्यान रखिएगा इसका। बीएमसी से हम बात करें तो आपने डिप्लोमा में कंस्ट्रक्शन मटेरियल पढ़ा हुआ है थर्ड सेम में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ा हुआ है थर्ड सेम में, और कंक्रीट पढ़ा हुआ है आपने फोर्थ सेम में, और आप जानते हो हर किसी सब्जेक्ट में टेस्ट वगैरह है, तो ये बहुत पोटेंशियल है आपका। हो सकता है आपसे 10-12 क्वेश्चन पूछे जाएं तो उसमें से 5-6 क्वेश्चन बीएमसी के पूछे जाएं आपके, बेसिकली एक नहीं है, 3 सब्जेक्ट से फॉर्मुलेट कर रहा है आपका, ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है आपको। इसके बाद बात करते हैं आरसीसी के, तो आरसीसी से भी बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछता है, प्रोविजंस होते हैं कोड्स के, जैसे स्टरप्स किस काम आते हैं आपके, लॉन्जिट्यूडिनल बार्स क्या होती हैं, ठीक है, स्टरप्स मिनिमम कहां पे कर सकते हो, मैक्सिमम कहां पे कर सकते हो, कॉलम्स में रीइंफोर्समेंट कहां पे यूज करते हो, मैक्सिमम साइज ऑफ कॉलम कितना होना चाहिए, कितने रीइंफोर्समेंट चाहिए होंगे, जो प्रोविजंस वगैरह हैं बेसिकली, और टाइस का रोल क्या होता है, कितना गैप रख सकते हो टाइस में, तो ये बेसिक बातें आप रख सकते हो इसमें, ठीक है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें, इनफोर्स बीम क्या होती है, ओवर इनफोर्स क्या होती है आपकी आपकी बैलेंस सेक्शन क्या होता है, लिमिटिंग सेक्शन क्या होता है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स क्या होता है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के अंदर कौन कौन से आते हैं, डिफरेंट डेड लोड लाइव लोड के कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, आपसे ये सारी बातें आपसे पूछ सकते हैं। और जो फॉर्मुलेस वगैरह हैं आपके बेंडिंग मूवमेंट्स के, शेयर फोर्स के, उनको आप चाहे एलिमिनेट कर सकते हो आपसे। बेसिकली प्रोविजंस वगैरह आपको अच्छे से आने चाहिए आपको, ठीक हो गया, मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो ये आपको थोड़े से बहुत अच्छे से आपको आने चाहिए आपको। इसके अलावा आपके पास क्या होती है, डेवलपमेंट लेंथ वगैरह क्या होती है, इससे आपसे क्वेश्चन पूछने की पूरी पॉसिबिलिटी है। शेयर के बारे में थोड़ा सा पूछ सकते हैं आपसे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फुटिंग्स कौन कौन सी होती है उसके बारे में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। लिमिट स्टेट वर्किंग स्ट्रेस मेथड में बेसिक डिफरेंस क्या होता है ये पूछ सकते हैं आपके। कोड के बारे में पूछ सकते हैं, कौन कौन से कोड यूज कर सकते हैं आप, कंक्रीट के लिए कौन से कोड यूज कर सकते हैं आपसे, तो ये सारी बातें आपको अच्छे से आनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो थोड़ा इसके बारे में ध्यान रखिएगा आप, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास एक ये छूट गया, हमारा एस्टिमेशन छूट गया। हमारा एस्टिमेशन की अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स क्या होते हैं आपके, पढ़ सकते हो आप, ठीक है। आपके पास जो मेजरमेंट बुक होती है उसके बारे में पढ़ सकते हो। टेक्निकल टर्म्स यूज कौन कौन से होते हैं एस्टिमेशन में, कॉन्ट्रैक्टरशिप में मिनी वाले जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, मैक्सिम वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं आपके, ठीक है। आपके जो बहुत छोटे वाले पेटी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी क्या रेंज होती है, कॉस्ट क्या होती है आपकी, सारी बातें यूज, और एज अ जूनियर इंजीनियर आप एस्टिमेशन में क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से हमने इन सब सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस कर लिया इधर वाले कॉलम में। इस वाले की बात करें तो इनके बारे में हमने ऊपर से ओवरव्यू कर लिया है। अब हम आते हैं आज 4 सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आप उसमें से हटा सकते हो आप, ठीक है यार। और आप सब लोग एग्जाम क्रैक करके गए तो आई एम वेरी श्योर कि आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आपको सारी बातें पता है, तो आप थोड़ा सा इसको जो भी सोर्स आपके पास है उससे इनको पढ़िएगा और प्रिपेयर करिएगा। प्रिपेयर करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। आप जो भी चीजें बोलते हैं तो बाहर पढ़िए, वर्बली मुंह से बाहर पढ़िए, और उसकी आवाज वगैरह रिकॉर्ड करके उसकी तैयार प्रैक्टिस करते रहिए आप, ताकि आप कॉन्फिडेंट महसूस करो। और ध्यान रखिएगा जितने भी टॉपिक्स आपको बताएंगे एग्जाम से पहले कम से कम आपको क्या करना है, आपको 4-5 बार उसका रिवाइज करना है, आपको रिविजन करना है आपको। और जो भी हमारे सिलेबस है इसको कट शॉर्ट करके हम 10% पे ले आएंगे आपको, ठीक हो गया। और कॉमन सेंस साथ में लेके जाना है आपको, क्योंकि बिच बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनके कॉमन सेंस आपको अगर कॉमन सेंस रखते हो, माइंड प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है आपका, तो आप आंसर्स कर पाओगे वहां पे, और उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है यार, क्योंकि इंटरव्यू में इनफाइनाइट क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी है पूछने की आपकी, ठीक हो गया आपका। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे बढ़ते हैं।
तो यार अभी हम बात करते हैं, आज बीएमसी की बात करते हैं आपकी। तो बीएमसी में आप जानते हो, एक तो मेरा कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गया सीएम, एक मेरा हो गया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, और एक मेरा हो गया कंक्रीटिंग वाला पोर्शन हो गया। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। पहले तो ये देखो सारे के सारे टॉपिक्स हमारे आगे, इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उसके बारे में देखते हैं, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से टॉपिक्स है उनको भी अलग कर लेते हैं। जैसे सीमेंट की बात करता हूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। आप जानते हो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बिना सीमेंट के कोई काम है ही नहीं आपका। पोटेंशियल मटेरियल जो है सीमेंट है आपका, और सीमेंट से हम बनाते हैं कंक्रीट। तो ये जो दोनों है ना, ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो इनके जितने भी टेस्ट वगैरह ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं वापस आऊंगा दोबारा से इस पे, पहले बताता हूं कौन कौन से छोड़ सकते हो, ठीक है। इसमें पेंट्स वाला टॉपिक आप पूरा का पूरा एलिमिनेट कर सकते हो। बीइंग अ डिप्लोमा एस्पिरेंट टिम्बर को आप एलिमिनेट कर सकते हो। प्लास्टिक आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। मेटल्स के बारे में बहुत बेसिक नॉलेज रख सकते हो, इसको भी एलिमिनेट कर सकते हो, हमें पता है इसके बारे में। एग्रीगेट के बारे में बहुत छोटी सी नॉलेज या बेसिक नॉलेज आप रख सकते हो आप, ठीक है। तो ये वाले टॉपिक जो है हमारे थोड़े से पोटेंशियल हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। स्टोन्स को आप कट शॉर्ट कर सकते हो काफी ज्यादा। तो हम इनको यार एक एक करके जरा स्टार्ट करते हैं, क्या क्या चीजें पूछने की पॉसिबिलिटी है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से, सीमेंट से। तो सीमेंट में क्या करना है आपको, देखो सीमेंट में आपको पढ़ना है पहले तो इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं सीमेंट में, ठीक है। डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं सीमेंट में, और हर इंग्रेडिएंट्स का काम क्या है आपका। बॉक्स कंपाउंड क्या होते हैं आपके, बॉक्स कंपाउंड कौन सा बॉक्स कंपाउंड कब फॉर्म करता है इसके बारे में आप देखिएगा। सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है आपकी, ठीक है। ड्राई प्रोसेस, वेट प्रोसेस आपने देखा होगा, कौन सा प्रोसेस लेटेस्ट चल रहा है आपका, और किस प्रोसेस की एफिशिएंसी वगैरह कौन सा है ज्यादा है, और स्टेप्स वगैरह आप इसके देख सकते हो आप इसके, ठीक है। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके अलावा सीमेंट में टेस्ट होते हैं आपके, एक तो फील्ड टेस्ट आपने सुना होगा। जैसे सपोज मैं अगर कुछ कॉमन सेंस की बात करूं कि जिस रूम में हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, जिस रूम में अभी हम सेशन करवा रहे हैं, इस रूम में अगर सीमेंट के अगर पूरे बैग से रखे हुए तो कैसे पता लगाओगे सीमेंट आपके लिए बेटर है या नहीं है आप। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आप जानते हो यार कि सीमेंट की जो लाइफ होती है 90 डेज, तो बैग को चेक कर लो। अगर बैग की लाइफ 90 डेज से ज्यादा है तो उसको वहीं खत्म कर दो, ठीक है। और आगे बाकी के टेस्ट जो है आप जानते हो कि हमने सीमेंट के वहां देखेंगे। तो एक सेंसेशनल फीलिंग होनी चाहिए, हाथ लगाओगे रब करोगे तो आपको क्या स्मूथ फील होना चाहिए। बकेट पानी में डालोगे तो पहले फ्लोट करना चाहिए, फिर आपका क्या होना चाहिए, ठीक है, नीचे सिंक हो जाना चाहिए आपका, ठीक है। और आपका क्या होना चाहिए, उसमें ढीले वगैरह नहीं बनने चाहिए आपके, लम्प्स नहीं होने चाहिए आपकी, सारे के सारी चीजें आपकी, ठीक है। तो ये सब क्या है, फील्ड टेस्ट। और लेबोरेटरी टेस्ट में आप जानते हो यार डिफरेंट डिफरेंट मेरे टेस्ट हैं आपकी। कंसिस्टेंसी टेस्ट हो गया आपका, ठीक है। स्ट्रेंथ टेस्ट हो गया आपका, आपके आईएसटी इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट, फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट हो गया आपका, ठीक है। सीव टेस्ट, सॉरी फाइननेस टेस्ट हो गया आपका, स्ट्रेंथ टेस्ट हो गया आपका। ये सारे के सारे आपको पढ़ने हैं आपको, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट कंपनीज के नाम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाए, कौन कौन सी कंपनीज के सीमेंट की कंपनीज हैं जो प्रेजेंट में इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट्स कौन कौन से हैं आपके, ठीक है। कौन सा सीमेंट को कहां पे यूज करते हैं, ये सारे के सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये हमने सीमेंट में सारी बातें कवर कर ली, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको पढ़ना है आपको, इसमें से टेस्ट वाला पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं प्लीज। नेक्स्ट हम बात करें लाइम में। तो देखो यार सीमेंट इंडस्ट्री से पहले या सीमेंट के आने से पहले या सीमेंट के आविष्कार से पहले अगर हम देखा जाए तो लाइम ही था हमारा बॉस, जो कि जिसने पूरा का पूरा काम करता था जो अब सीमेंट करता है आपका। और जितने भी आपको ओल्ड स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं आपकी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह जो 200 साल पुरानी, 100 साल पुरानी, या जितने भी हमारे पास मॉन्यूमेंट्स वगैरह है हमारे पास हमारी कंट्री में या कहीं पे भी वर्ल्ड में, उसमें लाइम वगैरह यूज करा हुआ है आपका। समझ पा रहे हैं आप इसको। तो लाइम में दो चीजें आप पढ़ सकते हो, एक तो कैल्सिनेशन आप जानते हो, और दूसरा स्लेकिंग क्या होता है आपका, और लाइम में इंप्योरिटीज क्या क्या होती है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइम कौन कौन से होते हैं आपके, इसको आप पढ़ सकते हो। और ये बहुत छोटा सा एक पन्ने में पूरा का पूरा काम खत्म हो जाएगा आपका। इसके बाद ब्रिक्स की बात करते हैं आपका। तो ब्रिक्स में क्या पढ़ना है यार, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक, फोर्थ क्लास ब्रिक्स, 4 ब्रिक्स आप जानते हो क्लासिफिकेशन। इसमें फर्स्ट और सेकंड क्लास की आप थोड़ा सा देख लेना हिसाब किताब। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं ब्रिक्स में, ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हो आप, ठीक है। लंबा प्रोसेस है, आप जानते होंगे एक ब्रिक को बनाने में लगभग 4-5 महीने लग जाते हैं आपको। अच्छी बात यह है कि हम एक ब्रिक नहीं बनाते यार, हम बनाते हैं लाखों ब्रिक एक साथ आपकी। तो थोड़ा सा हमें क्या है फायदा हो जाता है आपका इसमें, ठीक है। तो कौन कौन से प्रोसेस हैं उसमें तो वो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आप जानते हो यार बेसिकली ब्रिक के मैं 4 प्रोसेस में क्लासिफाई किया आपने। प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक, फिर इसको शेप देना दैट इज कॉल्ड मोल्डिंग, फिर ड्राइंग, और फिर क्या आपका बर्निंग। और आप जानते हो हर एक प्रोसेस में लगभग बहुत टाइम लगता है आपका, महीनों महीनों का खेल है। और ये 4-5 महीने के बाद ब्रिक हमें तैयार होती है आपकी,
समझ पा रहे हैं आप इसको? तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो किल्स वगैरह होते हैं, भट्टे जो होते हैं जब ब्रिक तैयार करते हो, जो बर्निंग करते हो आप, उसके बारे में भी थोड़ा सा रखना। कौन कौन से किल्स होते हैं, जैसे कि आपने सुने हुए हैं, आपके हॉफमैन्स किल्स आपने सुना हुआ है आपने, ठीक है, बुल्स ट्रेंच किल्न आपने सुना हुआ है, क्लैम्प सुने हुए हैं आपने, तो इनके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखिएगा। टनल किल्न सुना हुआ है आपने, इनको थोड़ा बहुत आप ओवरव्यू रख लेना। टेम्परेचर वगैरह कितना रखते हो बर्निंग में, बर्निंग को फर्दर स्टेप्स में हमने डिवाइड किया हुआ, आप जानते हो काफी सारे स्टेप्स होते हैं बर्निंग के भी आपके, या ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग के एट द टाइम ऑफ बर्निंग आप जानते हो, ब्रिक को पहले रखेंगे, उसको प्री हीटिंग करेंगे, फिर उसको बर्निंग करेंगे, फिर उसको कूलिंग करेंगे, फिर उसको क्लीनिंग करेंगे, सॉरी फिर उसको क्या करेंगे, कूलिंग के बाद उसको वहां से निकालेंगे और फिर पोर्शन को क्लीन करेंगे। लंबे प्रोसेस है थोड़ा सा, तो आपको थोड़ा सा इनको अच्छे से थोड़ा सा रखना है आपको ध्यान। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, टेस्ट कौन कौन से हैं ब्रिक में, टेस्ट ब्रिक में कौन कौन से टेस्ट आप करते हो आप, ठीक है। तो आप जानते हो कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट, हम ब्रिक को टकराएंगे, स्क्रैच टेस्ट, ब्रिक को फिंगर नेल से रब करेंगे, ठीक है। आपके वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट आपको पता है, ब्रिक को पानी में रखेंगे 24 आवर्स के लिए ठंडे पानी में, दैट इज कॉल्ड अ कोल्ड वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। एफ्लोरेसेंट टेस्ट है आपके, डायमेंशन टेस्ट है आपके, सारे टेस्ट आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ब्रिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है ब्रिक में, ब्रिक में कौन कौन से इंग्रेडिएंट जो है वो हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हैं आपके, जिससे ब्रिक को बनाने में नुकसान हो सकता है, या ब्रिक में जो आपके पैचेस बनते हैं एफ्लोरेसेंस की वजह से, वो पैचेस किसकी वजह से, रीजन क्या होते हैं उसके आपके, तो इसको थोड़ा सा आप पढ़ सकते हो। और इसमें एक और बात आप कर सकते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक जो होती है ना आपकी, जैसे आपने सुना होगा हैवी ड्यूटी ब्रिक्स, परफोरेटेड ब्रिक्स, हाई एल्यूमिना ब्रिक्स होती है आपकी, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, आप हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट ब्रिक होती है, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स होती है आपकी, ठीक है। ब्रिक फ्लैट सोलिंग के लिए अलग ब्रिक्स आती हैं, तो ये सब के सब आप पढ़ सकते हो। आप इसको 4-5 ब्रिक्स के तरीके आप देख सकते हो, कौन से ब्रिक को कहां पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं स्टोन्स पे। तो स्टोन्स पे यार क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है। स्टोन्स के बारे में आप देख सकते हो कि आप जानते हैं स्टोन को कैसे क्लासिफाई करते हैं हम आपके, ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आप जानते हो इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ लेयर्स, स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड, फॉलिएटेड, और ऑन द बेसिस ऑफ आपका, ठीक है, जो भी उसमें केमिकल्स वगैरह हैं। तो आपने सुना होगा सिलिशियस, आर्गिलेशियस, कैल्सीरियस। और कुछ जो कॉमन हमारे पास स्टोन्स हैं उनमें आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं आपके, और कॉमन मेटल के रेट्स वगैरह क्या हैं, किस हिसाब से आप इसको देखते हो, ड्रेसिंग कैसे होती है स्टोन्स की, इसको आप देख सकते हो, ठीक है। और इसमें टेस्ट वगैरह की उतनी कोई जरूरत आपको है नहीं, आपकी समझ पा रहे हैं आप इसको, हालांकि टेस्ट इसमें भी है बट मैं आपको उसके टेस्ट छोड़वा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट मोटार की बात करते हो, तो मोटार में सिर्फ आपको एक चीज पढ़नी है यार, डिफरेंट चीजों को प्रिपेयर करने में कितना कितना मोटार का रेशियो चाहिए होता है आपको। आप जानते हो मोटार इज अ रेशियो ऑफ सीमेंट एंड सैंड्स का रेशियो, कुछ प्रोपोर्शन ऑफ वाटर। तो आप जानते हो कि यार डिफरेंट चीजें, जैसे मेरा ब्रिक मैसोनरी है, प्लास्टरिंग है, पॉइंटिंग है, गनेटिंग है, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, ग्राउटिंग है आपकी, इसमें कितना कितना रेशियो मुझे चाहिए होता है आपका मोटार का, इसको आप थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। इसमें बस इतना ही चाहिए और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद हम आते हैं ब्रिक मैसोनरी में। तो ब्रिक मैसोनरी में यार पहले तो देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स क्या होते हैं आपके, ये थोड़ा सा पढ़ सकते हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आपने सुने होंगे, बेसिकली आप इनको जनरल वाले याद रखना, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, डबल फ्लेमिश, सिंगल फ्लेमिश क्या होता है आपका। इसके अलावा आपका क्या हेडर बॉन्ड, स्ट्रेचर बॉन्ड क्या होता है आपका, इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कौन सा स्ट्रॉन्गर होता है, कौन सा सबसे कमजोर होता है, आपकी फॉर्मेशन कैसी होती है आपकी, ठीक है। 1357 का मतलब क्या होता है, 246 का मतलब क्या होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लिंक ऑफ ब्रिक को क्या बोलते हैं, ये सारी बातें आप थोड़ा सा देख सकते हो इसमें ब्रिक मैसोनरी में। इतना ही हमारा है आपका इसमें, इसके अलावा आप इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं नहीं जो आपसे पूछी जाए आप, ठीक है। स्टोन मैसोनरी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन मैसोनरी कौन कौन सी होती है आपकी, ये आप पढ़ सकते हो इसको आराम से, ठीक हो गया। नेक्स्ट पेंट्स आप छोड़वा सकते हो, टिम्बर छोड़ सकते हो, प्लास्टिक छोड़ सकते हो। एग्रीगेट्स की बात करें अगर हम, आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीगेट्स वगैरह क्या होते हैं आपके, किस टाइप के एग्रीगेट चाहिए होते हैं, रोड्स के लिए कौन से एग्रीगेट चाहिए होते हैं, रोड के काम करने के लिए, या हाईवे वगैरह के लिए कौन से चाहिए होते हैं आपके, और कंक्रीटिंग के लिए, हाई वर्केबिलिटी के लिए कौन से एग्रीगेट्स वगैरह चाहिए होते हैं आपके, ठीक है, ठीक है। कौन कौन सी सीव साइज होती हैं एग्रीगेट्स के लिए आपकी, इसको आप देख सकते हो। आप इसको बोर्डर्स क्या होते हैं आपके, कॉबल्स क्या होते हैं आपके, ग्रेवल्स का साइज कितना चाहिए होता है आपको, ठीक है। अगर थिन सेक्शन है तो एग्रीगेट्स छोटे चाहिए होंगे, बड़े चाहिए होंगे, ये सब देख सकते हो आप इसको, ठीक है। तो एग्रीगेट्स में अब ये सब चीजें आप इसको आराम से देख सकते हो। और एक बहुत कॉमन टर्म है इसमें फाइनस मॉडुलस, जिससे एसएससी में काफी क्वेश्चन आते हैं। ये फाइनस मॉडुलस बेसिकली होता क्या है आपका, इसको आप थोड़ा सा देख सकते हो आप इसको, ठीक हो गया। इसके बाद कंक्रीट जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, तो जैसे सीमेंट को आपने देखा था उस वैसे कंक्रीट में भी अब बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। तो पहले तो देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंक्रीट्स होती क्या क्या है आपके,
ठीक है, स्ट्रेंथ के आधार पे आपकी कंक्रीट को कैसे क्लासीफाई किया हुआ है, ठीक है, डेंसिटी के आधार पे कंक्रीट को कैसे क्लासीफाई किया हुआ है, प्रीकास्ट कंक्रीटिंग क्या होती है, इन सीटू कंक्रीटिंग क्या होती है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कंक्रीटिंग क्या होती है, आपने सुना होगा। बैचिंग करते हो आप, बैचिंग के बाद आप क्या करते हो, मिक्सिंग करते हो, मिक्सिंग के बाद आप क्या करते हो, ट्रांसपोर्टिंग करते हो, ट्रांसपोर्टिंग के बाद उसको प्लेसिंग करते हो, प्लेसिंग के बाद उसको क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट करते हैं, कॉम्पैक्टिंग के बाद उसकी क्यूरिंग करते हैं, तराई वगैरह करते हैं, उसके बाद उसकी फिनिशिंग वगैरह करते हैं। फिनिशिंग इंटरमीडिएट भी हम करते हैं और फिर बाद में भी करते हैं, आपका डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके से हो रहा है आपका काम। समझ पा रहे हैं आप इसको? तो दैट इज कॉल्ड है आपका पूरा का पूरा आपका इसके सारे के सारे कंक्रीट मैन्युफैक्चरिंग में के हिसाब किताब। अब जितनी भी बातें हमने बोली ना, इसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट होते हैं आपके, जैसे बैचिंग में कितना रख सकते हो आप, ठीक हो गया, ये थोड़ी बातें पूछ सकते। क्यूरिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यूरिंग को हाई कैसे कर सकते हो आप, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्यूरिंग पे क्या फर्क पड़ेगा, क्यूरिंग के लिए कितने दिन तक करना चाहिए, डिफरेंट स्ट्रक्चर जो आपके पास होते हैं, जैसे मेरे पास स्लैब्स हैं, कॉलम्स हैं, मेरे पास स्लैब्स हैं, कॉलम्स है, बीम्स है, मेरे पास सीढ़ियां हैं, स्टेयर्स है मेरे पास, इनका मोल्ड कितने दिन में हटना चाहिए, इसको आप थोड़ा सा देख सकते हो। इसको ये आईएस कोड में लिखे हुए हैं, ठीक है, पेज नंबर तो एक्चुअली मुझे भी याद है नहीं, बट आप वहां पे देख सकते हो, वहां पे लिखे हुए हैं आपकी सारी बातें, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। शटरिंग वगैरह क्या होती है आपकी, ये सब बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कंक्रीट की अगर मैं बात करूं तो आपने बोला बैचिंग वगैरह, मिक्सिंग वगैरह, इसमें बहुत सारी बातें होती है। कॉम्पैक्शन का रोल कितना है, अगर 5% वाइड छुड़ेगा तो कितना फर्क पड़ेगा, 10% वाइड छुड़ेगा कितना फर्क पड़ेगा, क्रैक्स क्यों जनरेट होते हैं कंक्रीटिंग में, ये सारी बातें हमको पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। वाटर सीमेंट रेशियो का क्या रोल है आपका, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आपकी कंक्रीट के स्ट्रेंथ टेस्ट। तो स्ट्रेंथ टेस्ट में आप जानते हो यार, कंक्रीट में स्ट्रेंथ टेस्ट में हमारे पास एज पर द रिकमेंडेशन 3 टेस्ट है हमारे पास, ठीक है। तो स्ट्रेंथ टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेंथ टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट होते हैं आपके, आप जानते हो, एक तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, एक फ्लेक्सरल और एक आपका स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। तो इस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट को कैसे परफॉर्म करते हो, साइज क्या होना चाहिए स्पेसिमेन का, साइज बड़ा कर दोगे स्पेसिमेन का छोटा कर दोगे कितना क्या फर्क पड़ेगा, यूनिएक्सियल लोडिंग करते हो तो क्या फर्क पड़ेगा, ट्रायक्सियल लोडिंग करोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा आपका, ठीक है। और साइज ऑफ स्पेसिमेन कितना होना चाहिए, टेम्पिंग बार का साइज क्या होता है आपका, कितने लेयर्स में फिल करते हो आप इसको, कितने दिन के बाद स्ट्रेंथ टेस्ट परफॉर्म करते हो, कितने क्यूब्स का करते हो, एक ही का करते हो या 3 का करते हो या ज्यादा का करते हो, आप सब चीजें आप निकाल सकते हो आप इसको, ठीक है। फ्लेक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट का साइज ऑफ स्पेसिमेन क्या होना चाहिए, ठीक है, किस तरीके से प्रिपेयर करते हो, कितने दिन के बाद टेस्ट परफॉर्म करते हो, ठीक है। स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट का स्पेसिमेन का साइज कितना होता है, कितने दिनों के बाद करते हो, रेट ऑफ लोडिंग कितनी होती है, सारी की सारी बातें आप कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो इसमें एक और है, एक तो स्ट्रेंथ हो गया, एक वर्केबिलिटी टेस्ट भी है इसमें आपके कंक्रीट में। तो वर्केबिलिटी टेस्ट की बात करें तो आप जानते हो वर्केबिलिटी काफी सारे टेस्ट मेरे पास हैं। तो पहले तो देखो वर्केबिलिटी होता क्या है, ये आपको अच्छे समझ में आना चाहिए, आपका कितना कंक्रीट में इंटरनली काम हुआ है, दैट इज डिफाइंस वर्केबिलिटी। अगर अच्छे से इंटरनली काम हुआ है तो हाई वर्केबल, और इंटरनली काम अच्छे से नहीं हुआ तो आपको एक्सटर्नली करना पड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज लो वर्केबल आपको। अब एक बात दिमाग में बैठा लेना, वर्केबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि हाई वर्केबल ही चाहिए होगा, पर डिपेंडिंग अपॉन कैसा स्ट्रक्चर बनाना है आपको। जैसे मैं बोलूं रोड्स वगैरह बनाए तो उसमें लो वर्केबल ज्यादा अच्छा होता है, और अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग कर रहे हो या फिर ऐसी जगहों पे कॉन्क्रीटिंग कर रहे हो जहां पे मेरे कंजेस्टेड रिइंफोर्समेंट है तो हाई वर्केबिलिटी मुझे चाहिए होगा। समझ पा रहे हो? क्योंकि देखो यार वहां पे ना कॉम्पैक्ट करवाना बहुत मुश्किल है आपकी। बट ऑन दी अदर हैंड रोड्स में हमने कंक्रीट बिछा दी है आपकी पूरी की पूरी, तो पूरा सरफेस खुला हुआ है आपका, हम आराम से उसे कॉम्पैक्ट वगैरह कर सकते हैं आपके। और आप जानते हो यार मोर विल बी द वाटर या वाटर सीमेंट रेशियो, लेसर विल बी द स्ट्रेंथ। आप जानते हो दैट इज कॉल्ड अब्राहम्स लॉ आपका, ठीक हो गया। तो उसके बारे में आप रिलेट कर सकते हो। तो हाई वर्केबिलिटी का मतलब हाई स्ट्रेंथ नहीं होता, एक ध्यान रखना। मोर विल बी वर्केबिलिटी, स्ट्रेंथ वगैरह कम हो जाएगी या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा स्ट्रेंथ के साथ आपको, ठीक हो गया। तो वर्केबिलिटी के जो डिफरेंट टेस्ट हैं आपके पास, आपने 3 टेस्ट जो हैं बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो स्लम टेस्ट, स्लम टेस्ट में आप देख लेना स्लम हाइट कैसे निकालते हो, स्लम का स्पेसिमेन का साइज क्या होता है, ऊपर से कितना होता है फ्रस्ट्रम, नीचे से कितना होता है फ्रस्ट्रम, हाइट कितनी होती है, कितनी लेयर में फिल करते हो, टेम्पिंग बार से कितनी बार हिट करते हो इसको, ठीक है। और स्लम टेस्ट के बाद एक हमारा है कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट। तो कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट की बात करें कैसे इसको परफॉर्म करते हो, ये सारी बातें आप देख सकते हो। इसके अलावा एक आपने सुना होगा वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट, इसको भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो आप इसको, ठीक हो गया। इसके बाद कंक्रीट में काफी टेस्ट जो हैं पूछे जाते हैं, एनडीटी टेस्ट, इनको बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट या इनको बोलते हैं क्वालिटी टेस्ट। तो आपने देखा होगा यार जब भी आप साइट इंजीनियर बन जाओगे या आपने देखा होगा साइट में कई बार क्वालिटी मैनेजमेंट की टीम होती है और स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है तो वो बता देते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ वगैरह ज्यादा है कम है इस तरीके से आपको, और कई बार मुझे स्ट्रक्चर को डिमोलिश भी करना पड़ता है आपको। तो बेसिकली वो इन्हीं टेस्ट को यूज करते हैं आपके, क्वालिटी टेस्ट, दैट इज कॉल्ड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, ठीक हो गया आपका।
तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आते हैं, कौन कौन से फ्रेश कंक्रीट में कर सकते हैं, कौन कौन से हार्डन कंक्रीट में कर सकते हो। कोई स्ट्रक्चर 60-70 साल 80 साल पुराना है तो कैसे लगाओगे, स्ट्रक्चर अभी तक फिट है या नहीं है, तो इसको हम एनडीटी टेस्ट से हम कर सकते हैं। बस परेशानी यही है कि टेस्ट थोड़ा सा कॉस्टली होते हैं आप समझ पा रहे हो, इनके बारे में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए आपका, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंक्रीट कहाँ पे आप यूज कर सकते हो वो आपको पता होना चाहिए आपकी, कौन से वाले के लिए कौन से वाली कंक्रीट वगैरह चाहिए होगी। तो ये सारी की सारी बातें हमने शायद डिस्कस कर ली, ये आपके पास होंगे डाटा, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो यार बीएमसी वाला पोर्शन शायद हमने कंप्लीट कर दिया, और बेसिकली हमने एक सब्जेक्ट नहीं कवर करा, हमने कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और कंक्रीटिंग तीनों के तीनों कवर कर लिया, ठीक हो गया। और ये डिप्लोमा का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं, अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो पहले आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हुक्स लॉ इंपॉर्टेंट है, सेंट्रोइड मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या ये पता चल जाएगा तो भी हो जाएगा। इनडिटरमिनेसी आप हटा सकते हो, इनडिटरमिनेसी डिटरमिनेसी होता क्या सबको पता है मेरे ख्याल से, तो इसको आप हटा सकते हो। एसएफडी बीएमडी बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपका, ठीक है। शियर स्ट्रेसेस, शियर फोर्स से निकलती है शियर स्ट्रेसेस, शियर स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा होता है ये आप देख सकते हो। बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे। डिफ्लेक्शन वगैरह के आपके स्टैंडर्ड केसेस, कॉलम्स वगैरह आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। टॉर्शन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट्स आप इसको रख सकते हो, चाहे टॉर्शन होता क्या है आपका, ठीक है। तो जल्दी से इसको देखते हैं क्या क्या चीजें पढ़ सकते हैं इसमें। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स वाले चैप्टर में क्या पढ़ना है इसको देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स वाले चैप्टर में जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं उनको पढ़ना है आपको। जैसे आप जानते हो डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, मेलेबिलिटी, फैटिग वगैरह क्या होता है, एंडुरेंस लिमिट क्या होता है, क्रीप वगैरह क्या होता है, जितनी प्रॉपर्टीज है इनके बारे में आपको पढ़ना है और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी इनके याद रखने हैं आपको, ठीक है। फिर आपका मटेरियल मेटल जो है कैसे फेल होता है, टेंशन में, कंप्रेशन में कैसे फेल होता है, इसको भी आपको थोड़ा अच्छे से समझना है इसको। इसके अलावा यूटीएम में कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। टेंशन टेस्ट में साइज ऑफ स्पेसिमेन कितना होता है आपने याद होगा, 2 इंचेस और हाफ इंचेस कुछ इस तरीके से, ठीक है। सिलेंड्रिकल होता है 2 इंच और हाफ इंच, टेंशन टेस्ट हमने पढ़ाया, ठीक है। माइल्ड स्टील वाले टेस्ट में कितने कितने ग्राफ में कौन कौन सी चीजें शो होती है आपकी, इंजीनियरिंग कर्व और आपके जो ट्रू कर्व होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है, स्टील को क्यों प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू अदर मटेरियल, ये सारी बातें हम अच्छे से याद रख सकते हो आप, ठीक है। हुक्स लॉ वाले चैप्टर में आपको मैं इसको कट शॉर्ट कर लेता हूँ, काफी बड़ा है ये। हुक्स लॉ वाले चैप्टर में पहले तो हुक्स लॉ कहां तक वैलिड होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक, इसको आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। इसमें आपने सुना होगा यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी, पॉइजन्स रेशियो वगैरह जो होता है आपका, शेयर मॉडुलस होता है, उनकी डेफिनेशन वगैरह क्या होती है उसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा प्लीज। इसके अलावा आपका रिलेशनशिप जो होता है इसको आप छोड़ सकते हो, कोई परेशानी है नहीं। टेम्परेचर बढ़ाने से कितना फर्क पड़ेगा आपका, ठीक है। अगर मेरे कंपोजिट मटेरियल्स हैं, जोड़ जाड़ के मैंने मटेरियल बनाए हुए हैं, आपके कुछ कॉम्बिनेशन में बनाए हुए हैं, तो कितना फर्क पड़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर घटाने से, इस तरीके से आप इनको थोड़ा सा देख सकते हो आप इसको, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है इस वाले चैप्टर में, बट इसको आप थोड़ा कट शॉर्ट कर सकते हो क्योंकि उसमें मैथ्स वगैरह इन्वॉल्व है और न्यूमेरिकल चीजें वहां पे आएंगी नहीं आपकी, ठीक, क्योंकि आपसे थ्योरेटिकल चीजें पूछने की थोड़ा ज्यादा फायदा है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें सेंट्रोइड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप कर लेना। एसएफडी बीएमडी में शेयर फोर्स डायग्राम होता क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता क्या है, बीम्स लोड को कैरी करती है, बीम्स और कॉलम में क्या डिफरेंस होता है, ये सब बातें आप देख सकते हो उसमें, ठीक हो गया आपका। बाकी डायग्राम वगैरह बनाने को दे सकते हैं आपको, कई बार शेयर फोर्स डायग्राम बना के दिखाओ, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना के दिखाओ इसका, ठीक हो गया। तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेयर स्ट्रेसेस की। तो शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा होता है, शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन आप जानते हो पैराबोलिक होता है, और टॉप और बॉटम पे शेयर स्ट्रेस हमेशा कितनी होती है, 0, कोई सा भी सेक्शन हो चाहे। और शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम हमेशा सेंट्रोइड पे नहीं होती है, किसी किसी के लिए ऊपर नीचे भी होती है उससे आपकी। तो वेरिएशन ऑफ शेयर स्ट्रेस हमेशा पैराबोलिक होता है, टॉप और बॉटम पे शेयर स्ट्रेस हमेशा 0, इस तरीके से आप देख सकते हो आप इसको, ठीक है। बस ये 2-3 बातें इसमें से ध्यान रखना। बेंडिंग स्ट्रेसेस की बात करना, तो बेंडिंग स्ट्रेसेस का वेरिएशन कैसा होता है, लीनियर वेरिएशन, और एक तरफ टेंशन आएगा तो दूसरी तरफ कैसा है, कंप्रेशन। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस कहां पे होती है, एक्सट्रीम फाइबर्स पे, ठीक है। एक तरफ कंप्रेशन आएगा, एक तरफ कैसा आएगा, टेंशन आएगा आपको। और प्योर बेंडिंग के क्वेश्चन होते क्या है, आपने पढ़ा होगा M/I = σ/y = E/r, दैट इज इक्वल प्योर बेंडिंग क्वेश्चन। इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लेना। तो ये आएगा बेंडिंग स्ट्रेसेस वाली बात आपकी। बाकी आपके कैसे हम जो हमारे पास कंपोजिट सेक्शंस हैं, मिले जुल के जो सेक्शन बने हैं, उसमें बेंडिंग का कैसा रोल होता है आपका, इस पे आप इसको खत्म कर सकते हो। बाकी ज्यादा मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होती हैं आपकी, ठीक है। आप जानते हो मैक्सिमम और मिनिमम जो स्ट्रेसेस होती हैं, जहां पे मेरी शेयर स्ट्रेस नहीं आती जिस प्लेन में, उन्हें बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का रोल बहुत ज्यादा है यार आपके। थ्रू आउट द बीम्स हमारे पास क्या होती है, कुछ इंक्लाइंड स्ट्रेसेस भी निकलती हैं आपकी, यानी आप कहने का मतलब कोई बीम है तो उसमें हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ स्ट्रेस डेवलप होती है,
और वो फेलियर मैकेनिज्म वही डिसाइड करेगा कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपकी। ठीक हो गया आपका, तो उसके रेस्पेक्ट में आप इसको पढ़ सकते हैं। डिफ्लेक्शन के स्टैंडर्ड केसेस आप रख सकते हो, ठीक है, नाम वगैरह याद कर सकते हो, कौन कौन से मेथड्स हैं डिफ्लेक्शन के, ठीक है। टॉर्शन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट आप पढ़ सकते हो। टॉर्शनल फॉर्मूला जो होता है T अपॉन IP इक्वल टू टाउ अपॉन R इक्वल टू G phi अपॉन L, ठीक है, पढ़ा होगा आपने टॉर्शनल फॉर्मूला। और टॉर्शन में क्या होती है, शियर स्ट्रेस से डेवलप होती है, और बेंडिंग में क्या होती है, बेंडिंग स्ट्रेस से डेवलप होती है। दोनों का वेरिएशन लीनियर होता है। टॉर्क भी एक प्रकार का मोमेंट है, बट इट इज अ मोमेंट अबाउट लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस, इस तरीके से आपका। ठीक हो गया आपका। जबकि बेंडिंग मोमेंट क्या है, मोमेंट अबाउट, बोलो जी, आपका ट्रांसवर्सल एक्सिस आपकी। ठीक हो गया आपका। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाला पार्ट पूरा खत्म हो गया। इसको आप देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं सॉइल मैकेनिक्स वाले पार्ट में, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सॉइल एंड सॉइल प्रॉपर्टी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल क्या होती है, सॉइल प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा देख सकते हो, वाइड रेशियो वगैरह क्या होती है, क्योंकि यार ये फॉर्मेशन बनाने में आपकी थोड़ा सा मदद करेगा आपका, ठीक है। बाकी इसके अलावा पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी चीजें आप इसमें छुड़वा सकते हो सॉइल में, ठीक है। सॉइल स्ट्रक्चर की कोई जरूरत नहीं है आपको, इसको हटा सकते हो आप, ठीक है, ठीक है। अर्थ प्रेशर थ्योरीज को थोड़ा बहुत देख सकते हो आप, सॉइल स्टेबिलिटी को आप थोड़ा बहुत देख सकते हो। तो मैं इसको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि कितना कितना पोर्शन छोड़ते हैं। रियलिटी में इसमें छोड़ने वाली बात कुछ है नहीं, सब में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर को आप चाहे तो छोड़ सकते हो, एलिमिनेट आप हर टॉपिक को कर नहीं सकते, तो कुछ एक इसको हटा सकते हो, इसके अलावा कुछ कुछ बातें हटा सकते हो, हम डिस्कस करते हैं आगे। तो अगर मैं बात करता हूँ सॉइल प्रॉपर्टीज की, अगर मैं बात करता हूँ सॉइल प्रॉपर्टीज में आप जानते हो बहुत सारी बातें हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके क्या है आपके, ठीक है, टेक्निकल टर्म्स वगैरह हैं, डिफरेंट रिलेशनशिप वगैरह हैं। क्या पता होगा, एक टॉपिक इसमें निकल के आता है इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल्स। इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल का मतलब आप जानते हो या, जैसे वाटर कंटेंट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, यूनिट वेट है आपका, कोलैप्सिबिलिटी है, एक्टिविटी है, सेंसिटिविटी है, थिक्सोट्रॉपी है, और भी बहुत सारे हैं। ये सारे के सारे किसमें आते हैं, इंडेक्स प्रॉपर्टीज में आते हैं। तो इनके बारे में आप पढ़ सकते हो, और कैसे कैसे वाटर कंटेंट को मेजर कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स, कैसे कैसे आप स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर कर सकते हो, कैसे कैसे आप क्या कर सकते हो, ठीक है, यूनिट वेट को मेजर कर सकते हो, ठीक है, और ग्रेन साइज कैसे मेजर कर सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या होता है आपका, ठीक है, आपकी कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल क्या होती है, लिक्विड लिमिट क्या होती है, कैसे मेजर करते हो लिक्विड लिमिट को, प्लास्टिक लिमिट क्या होती है, ठीक है, श्रिंकेज लिमिट क्या होती है, इन सबको आप मेजर कर सकते हो आराम से, और इसको देख सकते हो। एक्टिविटी कैसे मेजर कर सकते हो, कोलैप्सिबिलिटी कैसे मेजर कर सकते हो, और आप जानते हो अंदर अंदर इसमें काफी सारे टर्म्स और भी निकल के आते हैं, उनके बारे में भी आप थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हो आप, ठीक है। आपने पढ़ा होगा लिक्विडिटी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, पूछने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। क्ले को और आप सिल्ट को कैसे आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो आपने पढ़े होंगे डिस्पर्जन टेस्ट, ड्राई स्ट्रेन टेस्ट, ठीक है, टफनेस टेस्ट, ये सब आपने 3-4 टेस्ट हैं, उनको आप देख सकते हो। क्योंकि क्ले और आप जानते हो सिल्ट का साइज बहुत छोटा होता है, तो यार उसमें थोड़ा सा परेशानी है, तो आप थोड़ा सा देख सकते हो कैसे इनको पता कर सकते हो, क्योंकि साइज के हिसाब से तो हम कर नहीं सकते, उनका साइज बहुत छोटा है, और हमारे पास CV75 मैक्रोन की आती है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ टेस्ट है, वो आप देख सकते हो। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में यार आप जानते हो यार कि हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं सॉइल को, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन साइज। तो आपने पढ़ा हुआ है यार कि ग्रेवल का साइज क्या होता है, सिल्ट का क्या होता है, क्ले का क्या होता है, कॉबल का कितना होता है, बोल्डर का कितना होता है, पढ़े हुए। एक आपने HRB क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी इसमें, हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन। इसके अलावा आपने एक इसमें ISCS क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी, इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, सॉइल का नाम कैसे रख सकते हो, तो ये थोड़ा सा आप इसमें देख सकते हो। इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करते हैं, तो इफेक्टिव स्ट्रेस होता क्या है, सॉइल की सारी प्रॉपर्टी इसी पे डिपेंड करती है लॉन्गर टाइम पे, ठीक है। तो जो स्ट्रेस हमारा क्या करता है, सॉइल सॉलिड रेजिस्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड एज इफेक्टिव स्ट्रेसेस, ठीक है। इसको डायरेक्टली आप मेजर कर नहीं सकते, तो इसमें 3 टर्म्स आपने सुने होंगे, एक तो टोटल स्ट्रेस, एक पोर वाटर प्रेशर, या वाटर जो प्रेशर एक्ट कर रहा है आपका, दैट इज पोर वाटर प्रेशर, और टोटल में से पोर वाटर प्रेशर माइनस करो तो दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव स्ट्रेस। डायरेक्टली इफेक्टिव स्ट्रेस को आप मेजर नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो। परमेबिलिटी ऑफ सॉइल कैसे मेजर करते हो, किस कौन से सॉइल की परमेबिलिटी ज्यादा होती है, जैसे आप जानते हो जितने बड़े दानों का साइज उतनी परमेबिलिटी ज्यादा, तो ग्रेवल की परमेबिलिटी सबसे ज्यादा, सैंड की परमेबिलिटी सबसे, उसके बाद सिल्ट की, और सबसे कम परमेबिलिटी होती है क्ले की आपकी। अब देखो एक चीज इसमें दिक्कत ये है कि काफी बच्चों के दिमाग में रहता है कि ग्रेवल की परमेबिलिटी ज्यादा, क्योंकि सर उसमें क्या है, व्हाइट्स ज्यादा है आपका। ऐसा नहीं होता, उसमें व्हाइट्स ज्यादा नहीं है, उसमें व्हाइट्स के साइज बड़ा है आपका, तो वाटर बहुत इजीली फ्लो करवा देगा। अगर मैं रियलिटी की बात करूं, क्ले में व्हाइट्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सैंड्स एंड ग्रेवल, बट उसके व्हाइट्स का साइज बहुत छोटा छोटा होता है आपका, तो फ्लो करने में बहुत मुश्किल होती है, इसलिए क्ले इज ऑलमोस्ट टेकन एज इम्परमेबल आपका।
परमेबिलिटी को लेबोरेटरी में कैसे मेजर कर सकते हो, फील्ड में कैसे मेजर कर सकते हो, दैट एंड्स अवर परमेबिलिटी आपका। ठीक है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है परमेबिलिटी में। नेक्स्ट सीपेज की बात करते हैं। सीपेज वैसे तो रियलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यार। ठीक है, तो पहले देखो सीपेज होता क्या है। आप देखते हो यार, हमारे पास जैसे कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बनाए हुए, हमारा घर है सपोज करो, मॉनसून के टाइम में पानी वगैरह सीप होने लग जाता है, आप देखते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज सीपेज। ऐसे डैम्स में भी होता है, ऐसे ही आपके फाउंडेशन के नीचे से भी आता है पानी ऊपर की तरफ को, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ भी पानी सीप करता है कई बार। और कई बार हमारे क्या स्ट्रक्चर्स में होता है, आपके हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं आपके पास, स्पिलवेज वगैरह हैं, उनमें भी होता है आपका, या कोई से भी स्ट्रक्चर आप ले सकते हो उसको, तो उनमें जो आपका क्या होता है, वाटर का मूवमेंट होता है आपका ग्रेजुअली, तो दैट इज कॉल्ड एज सीपेज आपका। ठीक हो गया। आपका डिफरेंस क्या होता है परमेबिलिटी और सीपेज में, आपको पता होना चाहिए आपका। तो आप जानते हो परमेबिलिटी क्या है, सॉइल की प्रॉपर्टीज है, और सीपेज क्या है आपकी, हम चाहते हैं कि सीपेज कम से कम हो आपका। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, आपके जो भी स्ट्रक्चर है ना उसको क्या करते हैं, आपका डिस्ट्रॉय कर देता है आपका। तो बेसिकली ये क्या एक प्रोसेस है, आप ऐसे कह सकते हो, आप इसको लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। और साथ साथ सीपेज में क्या होता है, ये क्या करता है, जो भी इसके रास्ते में आएगा ना उसको भी धक्का मारता रहता है, ड्रैग फोर्स लगाता है, उसको घसीटता रहता है रास्ते में, और लॉन्गर टाइम में मेरे क्या होते हैं, स्ट्रक्चर वगैरह खराब जाते हैं। आप समझ पा रहे हैं आप इसको, तो इसको क्या बोलते हैं आपका सीपेज। या बेसिकली जो आपकी कॉम्बिनेशन होते हैं कंक्रीट में, बॉन्डिंग होती है, उसे सेपरेट आउट करते हैं, दूर दूर कर देता है आपका। सेम इज द केस विद डैम्स वगैरह में आप। ठीक हो गया, तो दैट इज कॉल्ड एज सीपेज। और इसकी एप्लीकेशन वगैरह रियलिटी में बहुत है, डैम्स वगैरह में आप देखते हो इसको। ठीक है, आपके घर वगैरह में देखते हैं, डैम फाउंडेशन के नीचे से हम पानी आना लग जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज सीपेज आपके पूरे के पूरे। अच्छा, दो टर्म्स आपने और सुने होंगे यार, बॉइलिंग सुना होगा आपने, पाइपिंग सुना होगा आपने। ठीक, लिक्विफेक्शन क्या होता है, सैंड बॉइलिंग में लिक्विफेक्शन में डिफरेंस क्या होता है, इनको भी थोड़ा सा पढ़ते रहिएगा। फ्रॉस्ट हीप क्या होता है, ऑफ सैंड क्या होता है, स्लिकिंग ऑफ क्ले होता है, ये इंस्टेंटेनियस वाले हैं जो आपको आने चाहिए सीधे सीधे, तो इनको थोड़ा देख लेना। ऐसे और भी बहुत सारे टर्म्स हैं। ठीक है, इसके अलावा कंपैक्शन कंसोलिडेशन में मेजर डिफरेंस क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए यार। ठीक हो गया, कॉम्पैक्शन आप जानते हो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, और कॉम्पैक्शन लेबोरेटरी में कैसे कर सकते हैं, प्रॉक्टर टेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेस्ट। ठीक है, और कंसोलिडेशन अब कैसे इसको, कंसोलिडेशन अकर, इसको कई बार हम कैसे कर सकते हैं, लोड लगा के इसको रख देते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर और सॉइल के ऊपर बेसिकली, और उसको हटा देंगे कुछ समय बाद, तो कंसोलिडेशन जो बाद में होना पहले हो जाएगा। उसके बाद आप उसको हटा दीजिए, जो भी आपका स्टैटिक लोड वगैरह है आपके। ठीक है, तो उसके बाद सरचार्ज जिसको आप कहते हैं उसे हटा दिए, और बाद में क्या हो जाएगा आपका, उसके बाद स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट करो, परफॉर्मेंस अच्छी निकल के आएगी आपकी। तो कंसोलिडेशन को आर्टिफिशियली भी कर सकते हो आप इस तरीके से, तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। शेयर स्ट्रेंथ के कौन कौन से टेस्ट हैं, आप जानते हो काफी टेस्ट है। शेयर स्ट्रेंथ होता क्या है, कौन कौन से टेस्ट हैं आपके शेयर स्ट्रेंथ के। ठीक है, तो बेसिकली आपने पढ़ा होगा, शेयर बॉक्स टेस्ट, ट्राइएक्सियल टेस्ट, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है, आपका प्लेट लोड टेस्ट हो गया आपका। ठीक है, एसपीटी हो गया, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट हो गया आपका। ठीक है, स्टैटिक हो गया, डायनामिक टेस्ट हो गया आपके। ठीक है, इनिशियल टेस्ट है आपका। ये सारे टेस्ट आपको पढ़ना चाहिए, इसके डायमेंशंस कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या क्या चीजें निकलती हैं, पता होना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ प्रेशर थ्योरी में एक्टिव प्रेशर, एक्टिव कंडीशन, पैसिव कंडीशन, रेस्ट कंडीशन के एक एक एग्जांपल आप तैयार कर लेना। ठीक है, एक्टिव कंडीशन वॉल किधर किधर जाती है, पैसिव में किधर जाती है, रेस्ट कंडीशन के एग्जांपल्स क्या होते हैं देख लेना। फाउंडेशन इंजीनियरिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस क्या होती हैं आपकी। ठीक है, सेलर फाउंडेशन के अंदर कौन कौन सी आती हैं, आइसोलेटेड के अंदर कौन कौन सी आती है आपकी, राफ्ट फाउंडेशन क्या होती है, कहाँ भी कब यूज करते हो आप उसको। ठीक है, कॉम्बिनेशन फुटिंग कौन सी होती है आपकी। ठीक है, और इनफाइनाइट फुटिंग जो लेंथ वाइज चलती है वो फुटिंग कौन कौन सी होती है आपकी, इनको थोड़ा सा आप पढ़ सकते हो इसको। और डीप फुटिंग के अंदर कौन कौन से आते हैं आपके, कब यूज करते हैं डीप फुटिंग वगैरह, इसको देख सकते हो। डिफरेंट टर्म्स जो होते हैं, टेक्निकल टर्म्स आपने सुना होगा, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, सेफ बियरिंग कैपेसिटी, नेट सेफ, ग्रॉस नेट, इन सबको आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो। इसी पूछा जाएगा डेफिनेशन के फॉर्म में, तो आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए। ठीक है, सॉइल स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि कई बार यार क्या होता है कि सॉइल को कंप्लीटली रिमूव करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो सॉइल को कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो आप। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा यार मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन। ठीक, इसमें लाइम वगैरह ऐड कर सकते हैं हम उसका। ठीक है, और क्या कर सकते हैं आपके, सीमेंट वगैरह ऐड कर सकते हैं आपके, तो ये बहुत सारे तरीके हैं स्टेबिलिटी करने के आप, तो इसको बोलते हैं सॉइल स्टेबलाइजेशन। इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेना आप, और एक ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक्स आप थोड़ा सा देख लेना, इंटरनेट पे भी मिल जाएगा आपको, वहां से थोड़ा सा आप आइडिया ले सकते हो इसको। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक्स के हमने, तीन सब्जेक्ट हमने अच्छे से कर लिए यार। एक हम आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट सब्जेक्ट और करते हैं आज की डेट के लिए, एस्टिमेशन करते हैं आपका। एस्टिमेशन में क्या क्या पूछने की पॉसिबिलिटी है, एक तो देखो सम इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स आपको आने चाहिए। आपके कंटिजेंसी फंड क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिमेट क्या क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स कौन कौन से होते हैं आपके। ठीक है, आपके क्या है, आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं, कितना परसेंटेज रखते हो ओवरहेड, वाटर एक्सपेंसेस के लिए कितना यूज करते हो, डिफरेंट चीजों को कैसे मेजर करते हो, यूनिट कैसी होती है डिफरेंट चीजों की, ये बातें हमको पता होना चाहिए।
मेजरमेंट बुक क्या होती है, OMB स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक क्या होती है, चेक मेजरमेंट बुक क्या होती है, बीइंग अ जेई आप कौन सी मेजरमेंट बुक यूज करोगे, मेजरमेंट बुक में क्या क्या चीज लिखी होती है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है बिल्डिंग एस्टिमेट, तो बिल्डिंग एस्टिमेट की बात करते हैं, आपने पढ़े होंगे लॉन्ग वॉल मेथड, शॉर्ट वॉल मेथड, ठीक है, और एक हमने पढ़ा हुआ सेंटर लाइन मेथड, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए, नाम नाम रहेगा तो भी काम चल जाएगा। और BBS आपने पढ़ा होगा बार बेंडिंग शेड्यूल, तो बार्स वगैरह को कैसे आप मेजर कर सकते हो, आप दैट इज कॉल्ड एज, या उसके क्विंटल्स वगैरह में आप जानते हो, रिइंफोर्समेंट मेजर करते हो तो कैसे इसको निकाल सकते हो आप इसको, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड बाइस बार बेंडिंग शेड्यूल। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो आप जानते हो यार, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है 5 स्क्वायर अपॉन 162.2 दैट रिप्रेजेंट्स किलोग्राम पर मीटर हर रिइंफोर्समेंट का वेट। तो 5 इसमें डाल दीजिए आप, इसमें जितने जितने आपकी साइज की बार है आपकी, ठीक है, उस साइज से डाल दीजिए, 12 mm के तो 12 डाल दो, तो 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाई हो जाएगा। ठीक है, और ये कैसे आता है फॉर्मूला, ये आता है डेंसिटी वाले फॉर्मूले से। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसके हिसाब से निकल जाएगा ये फॉर्मूला, इसी से फॉर्मूला बनता है आपका। ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं अर्थवर्क, तो अर्थवर्क वगैरह यार आप छोड़ सकते हो, कोई ऐसी परेशानी है नहीं। ठीक है, अर्थवर्क में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स कौन से होते हैं इसको पढ़ लेना थोड़ा बहुत, और अर्थवर्क का काम कहां पे होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट, जैसे हमारे क्या हो गया, हाईवे वगैरह हो गया, ठीक है, आपके कैनाल्स वाले काम हो गए, वहां पे हम अर्थवर्क वगैरह करते हैं आपका। तो बेसिकली इसमें जो फॉर्मुलेज वगैरह हैं वो आप चाहे छोड़ सकते हो, कोई ऐसी परेशानी है नहीं, सर्वे वाले कोर्स में वो पार्ट कवर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हमारे पास है रेट एनालिसिस, तो रेट एनालिसिस की डेफिनेशन आप बस देख लीजिए तो हमारा काम चल जाएगा। और रेट एनालिसिस एक्चुअली इस वाले चैप्टर से रिलेटेड है, मैंने आपको बोला था कि डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स के डिफरेंट चीजों को कैसे कैसे आप मेजर कर सकते हो, उससे हम इसको एनालाइज कर देंगे। तो रेट एनालिसिस की डेफिनेशन क्या होती है, आप जानते हो कि क्वांटिटी को एनालाइज करना पर यूनिट के हिसाब से, दैट इज कॉल्ड बाय कंसीडरिंग ऑल द फैक्टर्स, दैट इज कितने लेबर्स लगेंगे, कितने क्लासेस ऑफ लेबर्स लगेंगे, कितना पानी में खर्च होगा, कितने कॉन्ट्रैक्टर को प्रॉफिट दोगे, कितने ओवरहेड एक्सपेंसेस होंगे आपके, और उसको फिर पर यूनिट के लिए निकाल देना, दैट इज कॉल्ड रेट एनालिसिस। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट के लिए। ठीक है जी, लेबर्स कितने पैसे लेंगे, कौन सी जगहों पे काम कर रहे हो, डिफरेंट मटेरियल, सीमेंट कितने का पड़ेगा, सैंड कितने का पड़ेगा, एग्रीगेट्स कितने के पड़ेंगे, ये सब बातें आपको एनालाइज करनी पड़ती है आप। ठीक है, और पर यूनिट ऑफ द क्वांटिटी निकालते हो तो दैट इज कॉल्ड रेट एनालिसिस। डेफिनेशन वगैरह आप देख सकते हो। बाकी इसमें जो पूछे गए ना आपसे, प्लास्टर को कैसे मेजर करते हो, ब्रिक को कैसे मेजर करते हो, 1 क्यूबिक मीटर में कितनी ब्रिक्स आती है आपकी, ये सारी बातें आपसे पूछी जाएंगी। रीइंफोर्समेंट कैसे मेजर करते हो आप, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स कैसे मेजर करोगे, सैंड कितनी क्वांटिटी लगी कैसे मेजर करोगे, ये बातें निकल के आएंगी आप। ठीक हो गया। तो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो आप याद रख सकते हो। वैल्यूएशन का मतलब आप जानते हो यार कि बेसिकली मूल्यांकन करना। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें 2 चीजें, स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, सैल्वेज वैल्यू क्या होती है, सिंकिंग फंड क्या होता है, 3 बातें आप याद रख लेना। और एक लैंड एक्विजिशन एक्ट आपने पढ़ा होगा, इसमें उसको भी थोड़ा सा आप देख लेना है। ठीक है, बस ये 4-5 चीजें इसमें काफी है। इसके अलावा लास्ट टॉपिक एक और एड ऑन कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्टरशिप। कॉन्ट्रैक्टरशिप में कि जो भी एक कॉन्ट्रैक्टर होता है उसे क्या क्या नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो बिडिंग वगैरह करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर क्लासेस कौन से होते हैं आपके। ठीक है, आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, पेटी प्रोजेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, माइनर कौन से होते हैं, मेजर कौन से होते हैं, कितने कितने फंड में आते हैं, रेंज में, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। ठीक हो गया। तो यार ये हमने काफी चीजें डिस्कस कर ली है आज, 4 टॉपिक्स का हमने कंपाइलेशन कर लिया है, और हमारे पास अब जो बाकी टॉपिक्स बचे हैं आने वाली 1 या 2 वीडियो में हम इसे बनाएंगे। ठीक है यार, तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, हालांकि वीडियो थोड़ी सी लंबी है नो डाउट, बट यार क्या करना है, सब्जेक्ट इसमें बहुत ज्यादा है, बहुत कट शॉर्ट करेंगे तो चीजें यार कहीं ना कहीं आपकी छूट जाएंगी, हमारे प्रेजेंटेशन में भी और आप जो वहां पे प्रेजेंट करोगे उसमें भी आप। ठीक है, तो चलो यार फिर, थैंक यू।